हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट कंडीशन में होगा तब उसकी स्टडी की जाएगी, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज पार्टिकल हमारा मूविंग कंडीशन में होगा। तो अगर ट्वेल्थ की फिजिक्स की बात की जाए तो ट्वेल्थ की फिजिक्स में जो फर्स्ट टू चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद में जैसे कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, ये सारे के सारे चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होंगे क्योंकि इन सभी चैप्टर्स में जो चार्ज पार्टिकल है वो मूविंग कंडीशन में होगा। एंड देन उसके बाद जो ट्वेल्थ का मेजर पार्ट है वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो इस तरीके से ट्वेल्थ की फिजिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास का। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी आपको पता है जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट कंडीशन में होगा, तो पूरे चैप्टर में हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट ही रहेगा और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। सो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो लेट सपोज अगर मेरे पास में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस हो गए, तो ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। करेक्ट। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों चार्ज को अगर आप कुछ डिस्टेंस पर रखते हो तो ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Now the third property is charge is scalar quantity and additive in nature। जो चार्ज है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है और एडिटिव इन नेचर होती है। जैसे मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारे पास +1 कूलम, -2 कूलम और 3 कूलम है, तो आप उसे एज अ स्केलर ऐड कर सकते हो, सभी को ऐड करोगे, है ना, उसमें कोई डायरेक्शन की आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो उनको आपको डायरेक्टली उनको ऐड करना है विथ साइन, और आपको जो भी मिलेगा वो उस सिस्टम का नेट चार्ज होगा। सो आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ आई होंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन कांस्टेंट। लेट सपोज हमारे पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब उसे अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो एकदम अलग है। अब उस सिस्टम का लेट सपोज नेट चार्ज +2 कूलम है। करेक्ट। अब आप उसके अंदर कोई भी प्रोसेस करो, कुछ भी करो आप उसके अंदर, जो नेट चार्ज है वो +2 कूलम ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी फोर्थ क्लियर हुई होगी। Now we will discuss about the charge quantization. Charge quantization is the principle that the charge of any object is an integer multiple of the elementary charge. So elementary charge हमने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर को बोला हुआ है, करेक्ट, और वो था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और मिनिमम इतना ही चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर या उस पर से रिमूव किया जा सकता है। करेक्ट। आप यहाँ पर इंटीजर जो मल्टीपल है उससे क्या सेंस निकल रहा है, उससे क्या समझ में आता है, उससे समझ में आता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर सकते हैं, हम हाफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मीन्स इट इज शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। मतलब जो ट्रांसफर किया हुआ चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 लाख इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता यहाँ पर। करेक्ट। सो इट शुड बी द इंटीजर वैल्यू, ये इसका सेंस निकल रहा है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे मान लो एक बॉडी है और इस बॉडी पर +1 कूलम चार्ज लेकर आना है। सो अगर मुझे इस बॉडी पर +1 कूलम चार्ज लेकर आना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करना पड़ेगा। एक्चुअली में जो ट्रांसफर किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन को किया जाता है और रिमूव भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही करते हैं। करेक्ट। यहाँ पर पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उनको हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होता है, क्योंकि वो फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हें ईजिली रिमूव किया जा सकता है।
अगर मुझे +1 कूलम चार्ज करना है तो मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने से यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा इस बॉडी के ऊपर। ऑलराइट, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉनों को हमें रिमूव करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q इक्वल टू Ne, करेक्ट। Q इक्वल टू Ne। अब Q की वैल्यू है 1, N और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे N इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट। यहाँ से हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को हमें रिमूव करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं इस बॉडी पर +1 कूलम चार्ज इतना आ जाए। तो आपको ये भी क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला हमें कैसे यूज करना है, करेक्ट। Q इक्वल टू Ne का। आई होप आपको ये चार्ज क्वांटाइजेशन क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल डू इट कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। फर्स्ट पॉइंट है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास कैन एग्जिस्ट विथ 0 नेट चार्ज। हमारा चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास के, करेक्ट। तो अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा। अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और ये मिनिमम चार्ज की वैल्यू है। और इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है, करेक्ट। ये भी हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मास है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नेट चार्ज हो ही, करेक्ट। तो नेट चार्ज 0 हो सकता है और मास 0 ना हो, क्योंकि ऐसा कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाए तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा और उस केस में मास भी एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट। तो मास एग्जिस्ट कर सकता है अगर नेट चार्ज 0 हो तब भी, लेकिन अगर चार्ज है तो मास तो होगा ही। अब नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, जो चार्ज है वो सेम ही रहेगा, करेक्ट। लेकिन अगर बात करें मास की, जो मास है वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। और इसे हम लोग इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, m इक्वल टू एम नॉट 1 - v/c होल स्क्वायर, करेक्ट। तो जो मास होता है स्पीड पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे तो मास भी बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो जब स्पीड v इक्वल टू c हो जाएगा तो हमें मास कितना मिल रहा है, m इक्वल टू एम नॉट 1 - c/c होल स्क्वायर। तो 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा एंड 1 - 1 इज 0। सो नाउ वी हैव इनफाइनाइट मास, करेक्ट। तो जब पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी तब मास इन्फाइनाइट हो जाएगा और उस पार्टिकल को एसिलेट करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हम ऐसा भी बोलते हैं कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होने पर उसे एसिलेट करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो हमने ये भी देखा कि मास स्पीड पर डिपेंड करता है, वो वेरी करता है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास बढ़ता जाएगा और कोई भी मास पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल भी नहीं कर सकता है। ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर यहाँ पर और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट। दो चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसे हम कूलम लॉ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, करेक्ट। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। तो ये सारे पॉइंट भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे चार्ज एंड मास का। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ द चार्जिंग। हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। अगर हमारे पास कोई इंसुलेटेड मटेरियल है और हम उसे चार्ज करना चाहते हैं तो बाय रबिंग और फ्रिक्शन हम उसे चार्ज कर सकते हैं। व्हेन इंसुलेटिंग मटेरियल रब अगेंस्ट द ईच अदर दे मे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक प्लास्टिक रॉड की ज़रूरत है और एक सिल्क क्लॉथ की। जब आप प्लास्टिक रॉड को सिल्क पर रब करते हो
तो जो हमारा सिल्क क्लॉथ होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो रॉड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। करेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है? देखो स्टार्टिंग में जो रॉड थी, जो प्लास्टिक रॉड थी, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल थे। करेक्ट। स्टार्टिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इक्वल थे। जब आपने उसे सिल्क के साथ में रब किया तो फिर क्या हुआ, जो सिल्क क्लॉथ होता है उसकी जो अफिनिटी होती है टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा होती है। तो जब आप रब करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग में जो सिल्क था उस पर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उस पर। करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? इस रॉड के ऊपर से। तो फाइनली इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो रॉड है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गए हैं? सिल्क के ऊपर। तो रॉड के ऊपर अब हमारी डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। करेक्ट। तो रॉड के ऊपर बनेगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम चार्जिंग कर सकते हैं बाय द रबिंग। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग बाय द कंडक्शन। तो कंडक्शन के थ्रू हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें दो कंडक्टर की जरूरत है। करेक्ट। इस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल है, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होंगे। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, इनको टच करवाना है। तो जब आप टच करवाओगे तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगी। करेक्ट। तो जब आप इसे कांटेक्ट बनाओगे, और कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जब आपने टच किया, इनके बीच में जो फिजिकल कांटेक्ट बनाया दो कंडक्टर के बीच में, तो फिर क्या हुआ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफर हो गया। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो बी से ए पर ट्रांसफर हो गए। अब दोनों बॉडी हमारी यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो कंडक्शन में हमें दो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होगी और दोनों कंडक्टर के बीच में फिजिकल कांटेक्ट बनाना रिक्वायर होगा, तब जाके हम चार्जिंग कर सकते हैं बाय द कंडक्शन। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय द इंडक्शन। तो जब हम इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन में दो कंडक्टर के बीच में यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट। जैसे हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन बात की थी तो वहाँ पर दो बॉडियों को हमें कांटेक्ट में लाना पड़ता था, बट यहाँ पर कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूर से ही बॉडी को चार्ज कर सकते हो। सो देखते हैं इंडक्शन में भी हम दो मेथड पढ़ेंगे। जो फर्स्ट मेथड है उसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको दो कंडक्टर लेने हैं। करेक्ट। और दोनों कंडक्टर न्यूट्रल है और इसके पास में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखनी है। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। करेक्ट। सो अब होगा क्या, ये जो आपने ए और बी बॉडी को रखा हुआ है, आप इसे किसी वुडन सरफेस पर रख सकते हो। करेक्ट। तो आप इसे किसी वुडन सरफेस पर रखोगे आप। अब करना क्या है, जैसे आप इसके पास में पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रखोगे, तो पहले तो ए और बी न्यूट्रल थे, लेकिन पॉजिटिव बॉडी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर अट्रैक्ट होके आएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो यहाँ पर रह जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाएंगे ए में और पॉजिटिव वहाँ पर रह जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बॉडियों को अलग कर देना है। अब जैसे आप बॉडियों को अलग करोगे वैसे ही ए और बी हमारी चार्ज हो जाएंगी। करेक्ट। तो जैसे ही आप इन्हें अलग करोगे तो ए पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी पर होगा पॉजिटिव चार्ज।
करेक्ट। तो ए पर नेगेटिव और बी पर पॉजिटिव होगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी मेथड 1 कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी मेथड है। अब मेथड 2 समझते हैं इसी में, इंडक्शन में। मेथड 2 में आपको क्या करना है, देखो मेथड 2 में आप क्या करोगे, आप एक पॉजिटिव कंडक्टर लो, करेक्ट। एक पॉजिटिव कंडक्टर लेते हैं और इसे किसी इंसुलेटेड स्टैंड पर रख देते हैं। ये इंसुलेटेड स्टैंड, इस पर ये रखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और ये मटेरियल कंडक्टर है। अब उसके पास में एक न्यूट्रल रखते हैं जिसे हमें चार्ज रखना है। तो एक न्यूट्रल कंडक्टर को रखते हैं। अब जैसे आप न्यूट्रल कंडक्टर को उसके पास में रखोगे तो पॉजिटिव वाला जो था ए और ये बी, तो जो ए है वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, करेक्ट। और यहाँ पर इस पार्ट पर हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब आपको क्या करना है, इसे अर्थिंग कर देना है, आपको अर्थ से कनेक्ट करना है। अब जैसे ही आप अर्थ से कनेक्ट करोगे तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे, देखो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो अर्थ क्या चाहेगी, जैसे ही मैं इसे अर्थिंग करूंगा इस पार्ट का भी पोटेंशियल जीरो हो जाए, तो अर्थ यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को भेजेगी, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों को भेजेगी और अब ये पार्ट भी न्यूट्रल हो जाएगा, तो इस पार्ट को वो न्यूट्रल बना देगी, करेक्ट। यहाँ का जो नेट पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा, और ये तो इसके इन्फ्लुएंस में है पॉजिटिव के, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इसको अलग कर दो आप अर्थिंग को। अब ये अर्थिंग को हटा दो यहाँ से। अभी भी ये न्यूट्रल स्टैंड पर है, तो जैसे आप इसे हटाओगे तो ये पार्ट न्यूट्रल हो गया था और नेगेटिव जो चार्ज है वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, और ये जो आपकी बी बॉडी थी अब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं, करेक्ट, बाय द अर्थिंग। तो ये थी हमारी मेथड नंबर 2 और ये थी मेथड 1। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज द सेंसिटिव इलेक्ट्रोस्कोप टाइप दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज। इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो यूजेस है वो है चार्ज को डिटेक्ट करना। इसकी हेल्प से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ देखते हैं कि इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में जो मोस्ट कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे टॉप में आप देखोगे ये हमारे पास में ब्रास डिस्क, उसके बाद में यहाँ पर इंसुलेटर प्लग, फिर उसके बाद में ये ग्लास केस है, आप इसे ग्लास जार भी बोल सकते हो, करेक्ट। और फिर यहाँ पर ये ब्रास रॉड है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रास रॉड है, और बॉटम में यहाँ पर गोल्ड लीफ है, और सबसे नीचे यहाँ पर मेटल फॉइल है, और इस मेटल फॉइल को आप देख सकते हो यहाँ पर अर्थिंग किया गया है। तो इसको अर्थिंग करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई चार्ज यहाँ से गिरता है, गोल्ड लीफ से अगर कोई चार्ज नीचे गिरता है तो वो अर्थ में जा सके, नहीं तो क्या होगा, वो जो चार्ज होगा ऊपर से गिरेगा और वो इन्फिनाइट टाइम के लिए यहीं पर पड़ा रहेगा। और जब वो चार्ज यहीं पर पड़ा रहेगा तो जैसे ही आप इसे टच करोगे तो आपको शॉक लगने का खतरा है इसमें, करेक्ट। तो इसलिए होगा क्या, ये चार्ज जो होगा वो अर्थिंग की वजह से अर्थ में चला जाएगा और आप सेफ रहोगे, इसलिए इसके बॉटम वाले पार्ट को अर्थिंग करना जरूरी है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, करेक्ट। अब देखते हैं कि इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्ज को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक रॉड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। और जैसे ही हम इसको टच कराएंगे इस ब्रास डिस्क के साथ में तो क्या होगा, ब्रास डिस्क जो स्टार्टिंग में होगी वो न्यूट्रल होगी। अब अगर न्यूट्रल है तो उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में होंगे, करेक्ट। तो ये नेगेटिव चार्ज पर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, जैसे आप इसे टच कराते हो तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, करेक्ट, वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, बट जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल करेंगे इस रॉड से। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है वही मूव करते हैं। जैसे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर के बारे में, जब हम एटम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियाई बोलते हैं, करेक्ट। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, करेक्ट, एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर में।
तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वही सिर्फ मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो हल्के भी होते हैं, करेक्ट। तो उन्हें ही मूव कराया जा सकता है। तो जैसे आप इसे टच करोगे इसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होकर बॉटम वाले पार्ट पर जाएंगे, करेक्ट, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिपेल करके बॉटम वाले पार्ट पर जाएंगे। अब इससे होगा क्या कि जो ये गोल्ड लीफ थी स्टार्टिंग में क्लोज रहेगी, बट जैसे आप इसे इसके पास में लेके जाओगे तो गोल्ड लीफ डाइवर्ज हो जाएगी, करेक्ट, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये डाइवर्स करेंगे लीफ, और ये डाइवर्स करेंगी। तो इस तरीके से आप चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है, करेक्ट, और ऐसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और इसमें मेन कौन कौन से कंपोनेंट हैं यहाँ पर। बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कूलम्स लॉ। सो क्या स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ का? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होगा, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, सो हमें मिलेगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कूलम कांस्टेंट बोलेंगे, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो K है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम कूलम कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो कूलम लॉ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर दो कोई चार्जेस हैं और उन्हें किसी मीडियम में रखा जाए, फ्री स्पेस में रखा जाए, तो उन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगेगा, और उसका फॉर्मूला हमें मिलता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो K है हमारा वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप याद करो तो हमने ग्रेविटेशन में कैपिटल G के बारे में पढ़ा था, तो जो कैपिटल G था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। यूनिवर्स में अगर आप कहीं भी जाओगे G की वैल्यू सेम है, किसी भी मीडियम में रखोगे दो मासेस को, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सेम ही लगेगा। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम, बट नाउ दिस K इज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम एवरीवन। तो इस K के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो K को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/4 पाई EM भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। K इक्वल टू 1/4 पाई EM। अब EM क्या है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम फ्री स्पेस है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो आप EM को E नॉट से रिप्लेस कर दोगे, और अगर कोई मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी से आप उसे रिप्लेस कर दोगे। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करें तो वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये वैल्यू होगी इसकी। तो आप यहाँ पर रखोगे, करेक्ट, K इक्वल टू 1/4 पाई, एंड देन उसके बाद 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू आप रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको K मिल जाएगा, करेक्ट। और K इसे सॉल्व करने के बाद में आता है 9 इंटू 10⁻9 इन SI यूनिट। तो आपको ये याद रखनी है K की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है परमिटिविटी का सेंस क्या निकल रहा है, क्या मतलब निकल रहा है। सो परमिटिविटी is measure of how well a material allow an electric field to pass through it, करेक्ट। कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से पास होने दे रहा है, इस चीज को वो मेजर करता है। इट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल E। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इजीली पास नहीं होने देते, कुछ मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली पास होने देते हैं। जैसे फ्री स्पेस की बात की जाए तो फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली पास होने देगा, बट इसकी जगह कोई दूसरा मीडियम होगा जैसे वाटर होगा तो वो इजीली पास नहीं होने देगा। तो इस तरीके से आप परमिटिविटी को समझ सकते हो। परमिटिविटी मतलब परमिट करना, कोई मटेरियल कैसे परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने के लिए। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। सो जो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है वो है वैलिड फॉर द स्टैटिक चार्ज। जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए ही वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं,
और उन दो पॉजिटिव चार्ज को हम कुछ वेलोसिटी से मूव करवाते हैं, करेक्ट। तो जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको थंब रखना है, करेक्ट, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, करेक्ट, थंब रखो। और जो फिंगर्स होंगी वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देंगी। तो इस तरीके से इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, करेक्ट। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में नहीं होगा, करेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में। तो अभी जो हमें डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है कि जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगता है उसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर, मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो इस वजह से जो करेक्ट रीडिंग होगी वो नहीं मिलेगी हमको। तो ये जो हमारा कूलम्स लॉ है वो सिर्फ स्टेशनरी चार्ज पर ही वैलिड है, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रहा होता है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्ट टू अप्लाई टू द कंडक्टिव मटेरियल। ये जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, करेक्ट। अगर कोई भी कंडक्टिव मटेरियल है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में और हम लोग उसको कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं। तो अगर उनको कुछ डिस्टेंसेस पे हम लोग रख देते हैं तो अब क्या होगा, उनके बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स करके वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, करेक्ट, और ये रिपेल करके यहाँ आ जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये रिपेल करने की वजह से अब जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो शिफ्ट हो गया, करेक्ट। अब हमें नहीं पता कि सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ चला गया, करेक्ट। हम सोच रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, अभी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हैं, करेक्ट। और ये डिस्टेंस ले लेंगे और इसके हिसाब से हम लोग फोर्स निकाल लेंगे और फोर्स आ जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट एक्चुअल में जो आर है वो आर नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर रिपेल होने की वजह से ये शिफ्ट हो गया। तो ये आर डैश होगी, बट एक्चुअल में इसे मेजर करना इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए डिफिकल्ट है कंडक्टिव में कूलम्स लॉ को अप्लाई करना। अब इसी के अगर नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता और चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया होता तो हमें पता होता कि यूनिफॉर्मली है तो सेंटर ऑफ चार्ज हमारा सेंटर में होगा, तो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेके इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। बट अगर नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, अगर कंडक्टिव मटेरियल है तो वहाँ पर चार्ज शिफ्ट हो सकता है, कंडक्टिव मटेरियल पर चार्ज मूव कर सकते हैं, नॉन कंडक्टिव पर चार्ज मूव नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये भी याद रखो, कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो मूव कर सकते हैं और नॉन कंडक्टर में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिपेल करने के बाद जैसे क्या होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो भी वेरी कर जाएगी। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो पहले जितना नहीं लगेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। Now let's see next question. Two pit balls carrying equal charges are suspended from the common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become. So दो बॉल है, उन्हें अभी y डिस्टेंस पर क्लैम्प किया गया है जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, तब उनके बीच का सेपरेशन है r। सो सेकंड केस में जो हमने क्लैम्प किया है उनको वो y/2 पर किया है। नाउ इट इज r डैश, करेक्ट। तो हमें r डैश फाइंड आउट करना है कि अगर y/2 पर क्लैम्प्ड करेंगे तो r डैश कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन, करेक्ट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है, करेक्ट। सो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस प्लस क्यू चार्ज का एफबीडी बना लेते हैं। तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, दूसरा टेंशन फोर्स, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एक डाउनवर्ड एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये है टेंशन फोर्स, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा t cos थीटा, और ये डाउनवर्ड एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और यहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe।
करेक्ट। इसको रिजोल्व करोगे तो ये होगा टी साइन थीटा, तो हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। तो दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगी यहाँ से। अगर मैं इसका एफ बी डी बनाता हूँ क्यू चार्ज का, सो टी कॉस थीटा बाय एम जी एंड टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। ऑलराइट, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लूँ देन व्हाट आई विल गेट, लेट्स सी इट। देखो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। अब ये जो आपको एफ ई दिख रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी। करेक्ट। सो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, अब आपने क्लेम किया y बाय टू पर। सो y बाय टू पर किया है, तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको मिल रहा है। क्या रिलेशन मिल रहा है? अगर मैं थीटा की वैल्यू फ्रॉम द ज्योमेट्री निकालूं तो एक रिलेशन ये भी मिल रहा है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। करेक्ट, मीन्स r बाय टू डिवाइडेड बाय y, ये मिल रहा है आपको। तो ये दो इक्वेशन मिल गई। एक इक्वेशन तो हमें फोर्स बैलेंस करके मिली है, दूसरी इक्वेशन हमको मिली है ज्योमेट्री से। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करें फ्रॉम द 1 एंड 2, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी इक्वल टू आर बाय टू बाय। करेक्ट। अब हमें हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो के क्यू स्क्वायर एम जी ये सब कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये आप लिख सकते हो। करेक्ट। सो आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो आर वन क्यू बाय आर टू क्यू इक्वल टू वाई वन बाय वाई टू, ये लिखा जा सकता है। सो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है आर डैश की वैल्यू। करेक्ट। मतलब सेकंड केस में जो सेपरेशन है वो कितना है, तो फर्स्ट केस में तो आर है, तो आप लिख लोगे आर क्यू। सेकंड केस में आपको फाइंड आउट करना है जिसे आपने आर डैश बोला है, आर डैश क्यू इक्वल टू वाई वन वाई है और वाई टू वाई बाई टू है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर क्यू बाय आर डैश क्यू आपको मिल रहा है यहाँ पर 2, और यहाँ से आर डैश आपको मिल जाएगा 2 पावर 1/3 आर बाय। करेक्ट, ये मिल जाएगा आपको आर बाय 2 पावर 1/3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने एफ बी डी बनाया, उससे दो इक्वेशन मिली हमें टी कॉस थीटा एम जी एंड टी साइन थीटा एम जी। उसके बाद दोनों का रेशियो लिया तो टेन थीटा मिल गया, टेन थीटा इक्वल टू मिला के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी। तो एक इक्वेशन तो हमें फोर्स बैलेंस करके मिली, दूसरी इक्वेशन हमें ज्योमेट्री से मिली। ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस किया तो आर बाय टू वाई हो गया। दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो हमें जो हाइट है जहाँ से क्लैम्प किया गया है और सेपरेशन बिटवीन द चार्ज है, इनके बीच का रिलेशन मिल गया। अब दोनों का हमने इक्वेट किया। करेक्ट, दोनों को इक्वेट किया एंड देन सिंप्लीफाई किया, तो हमें मिला आर डैश इक्वल टू आर बाय 2 पावर 1/3। तो फाइनली हमें ये आंसर मिलेगा। Let's see next question. Two identical charge spheres suspended from a common point by two massless string of length L are initially a distance D. यहाँ पर जो D है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू L। L यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। Their mutual repulsion, the charge being to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, the charges approaches each other with a velocity v. Then as a function of distance x between them. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चार्जेस हैं। करेक्ट, और लेट सपोज अभी जो चार्ज है वो है क्यू डैश और सेपरेशन है डी।
अब चार्ज लीक होता है और कुछ टाइम बाद जो सेपरेशन हो जाएगा, लेट्स सपोज x हो जाएगा, नाउ द सेपरेशन इज x एंड चार्ज बन जाता है q डैश से q हो जाता है, करेक्ट। अब उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आप इसका एफबीडी बनाओ, करेक्ट, जब सेपरेशन x है। तो अगर इसका एफबीडी बनाते हैं देन क्या होगा, देखो q, अब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg और टेंशन फोर्स T, और ये एंगल है थीटा, करेक्ट। सो ये टेंशन फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो ये एंगल हो जाएगा थीटा। इसको रिजोल्व करो, सो ये होगा t cos थीटा। अब ये बन जाएगा हमारा t cos थीटा और ये बनेगा t sin थीटा, करेक्ट। अब उसके बाद में t cos थीटा और mg को इक्वेट करो, फिर t sin थीटा एंड fe को इक्वेट करो। अब ये काम हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, अगर आपको याद होगा। इन दोनों का रेशियो लोगे तो टेन थीटा आएगा और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ ई बाई एम जी। अब एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी, करेक्ट। अब एक इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगी, आपको ज्योमेट्री से मिल जाएगी। तो टेन थीटा इक्वल टू, ये एंगल थीटा हो गया, करेक्ट। सो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस कर सकते हो आप, करेक्ट। अब यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल लें, लेकिन हमें बेस नहीं पता है ना। हमें तो एल पता है और ये x/2 पता है, ये तो पता ही नहीं है ये कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है d इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू l, मतलब l बहुत बड़ा है, तो ये जो एंगल होगा बहुत छोटा होगा, मतलब थीटा यहाँ पर बहुत ही स्मॉल है। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो जो साइन थीटा होगा और जो टेन थीटा होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, करेक्ट। तो हम यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं जो कि टेन थीटा के बराबर होगा, और वो कितना होगा हमारा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मीन्स x/2l। एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है हमको, देखो अब क्या करोगे आप, अब फ्रॉम द वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से आपको मिलेगा x/2l इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी, ये मिल जाएगा आपको, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज एक्स क्यू, के क्यू स्क्वायर 2l डिवाइडेड बाय एम जी, करेक्ट। सो ये मिल रहा है आपको। अब इसमें जो k दिख रहा है, 2 दिख रहा है, l दिख रहा है, m दिख रहा है और एम जी, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, तो आपको मिल जाएगा एक्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ये आपको मिलेगा, करेक्ट। अब उसके बाद में क्या करना है, एक्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर मिल रहा है। अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स 3/2, करेक्ट, ये लिखा जा सकता है। अब आप इसे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3/2 एक्स 3/2 माइनस वन, करेक्ट। तो डी क्यू बाई डी टी, अगर आप ध्यान दो ये कांस्टेंट दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर दिया है चार्ज बीइंग लीक्ड फ्रॉम दी बोथ द स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट। तो जो चार्ज हमारा लीक हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, मतलब डी क्यू बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, करेक्ट। तो अगर कांस्टेंट है तो मैं इसे कांस्टेंट ले सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने x का डिफरेंशिएशन किया तो 3/2 x 3/2 माइनस वन, फिर x का करेंगे तो dx बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएशन का, डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, करेक्ट। सो अब इसके बाद में क्या करना है, इधर मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
3/2 x और ये हो जाएगा हमारा 1/2 और dx/dt की जगह लिखेंगे v। अब क्या करना है आपको, ये c 3/2 ये सब कांस्टेंट है, इसको इधर लेके जाओ तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर -1/2 हो जाएगा आपके। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर -1/2 ये आपको मिलेगा। नाउ ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, मैथ्स भी इसमें काफ़ी यूज हुआ है, करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। Let's see next question. A system of two bodies A and B of mass 2 kg and 4 kg respectively have equal charge 2 coulomb on them. Find the speed of A at t second if the speed of B is 20 meter per second at that instant. Take the system to be at rest initially. So इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लेट्स सी इट। हमारे पास में दो बॉडीज हैं ए एंड बी। जो मास ऑफ बॉडी ए है दिस इज 2 kg एंड द मास ऑफ बॉडी बी है वो है 4 kg, करेक्ट। हैव इक्वल चार्जेस 2 कूलम ऑन देम, दोनों के ऊपर 2 कूलम चार्ज है। क्यू ए इक्वल टू 2 कूलम एंड क्यू बी इक्वल टू 2 कूलम। Find the speed of A at t second if the speed of B is 20 meter per second at that instant. तो जो B है किसी t टाइम पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें उसी t टाइम पर A की स्पीड फाइंड आउट करनी है, वो कितनी होगी। अब दोनों पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, करेक्ट, दोनों पॉजिटिव है। तो लेट सपोज किसी t टाइम पर वो यहाँ पर कहीं होंगे, तो वेलोसिटी ऑफ B तो हमें पता है, वो तो 20 मीटर पर सेकेंड है, क्वेश्चन में गिवन है। वेलोसिटी ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है, वो कितनी होनी चाहिए, करेक्ट। ए की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, वो कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, अगर मैं इन दोनों मासेस को एक सिस्टम कंसिडर कर लूं, इन दोनों मासेस को एक सिस्टम कंसिडर कर लूं, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बट इट इज द पार्ट ऑफ सिस्टम, सो एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो हियर। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है यहाँ पर, तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व होना चाहिए, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, करेक्ट। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जब आपने रखा था तो सिस्टम रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम होगा जीरो। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ द बी वेलोसिटी ऑफ द बी, करेक्ट। तो मास ऑफ ए कितना होगा 2 kg, वेलोसिटी ऑफ ए नहीं पता, एज इट इज है, रख लो उसको। मास ऑफ द बी 4 kg है और सेकेंड जो मास है उसकी वेलोसिटी है 20। हमें वी ए फाइंड आउट करना है, तो वी ए इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू 20, माइनस साइन लगा दो, डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज -40 मीटर पर सेकेंड। ये ए की वेलोसिटी होगी आफ्टर टी टाइम, -40 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। So now we will discuss about the SHM. तो अब हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर एक चार्ज पार्टिकल होता है तो क्या वो SHM करेगा, और करेगा तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये फाइंड आउट करेंगे। अगर हम दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इमेजिन करें तो क्या वो SHM करेगा। तो देखो नेगेटिव पार्टिकल के साथ में क्या होगा, जब वो पास में जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर लेगा और ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज से इसे नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2, तो 2 से ज़्यादा दूर होने पर कम फोर्स लगेगा, करेक्ट। तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये उसे कम कर पाएगा सेकंड वाला। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा पार्टिकल है वो SHM नहीं कर पाएगा, वो 1 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखूं तो क्या होगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो फिर क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं 2a,
और उसके बाद में ये पार्टिकल है यहाँ पर। अभी जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये सेंटर पे था, तो ये डिस्टेंस ए होगा। इसको एक्स इतना डिस्प्लेस किया तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए माइनस एक्स, और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा ए प्लस एक्स। अब जो सेकेंड पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव पर, उसको लिखते हैं हम लोग F2, और ये जो फोर्स लगा रहा है उसे लिखते हैं F1। करेक्ट। इसका मास ले लेते हैं m, और इन दोनों पार्टिकल को फिक्स रखना है, और इस पर चार्ज ले लेते हैं Q0। चार्ज भी तो लेने पड़ेंगे, और इस पर Q और इस पर Q। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं F1 लिखूं तो F1 हो जाएगा K Q0 बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। F2 इक्वल टू होगा K Q0 a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो अगर मुझे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। सो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। सो अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स करेंगे। करेक्ट। और रिस्टोरिंग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन F1 माइनस F2। F1 बड़ा होगा F2 के कंपैरिजन में। F1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, K Q0 बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस K Q0 बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर। करेक्ट। So you have mass into acceleration, then K Q0 1 by a minus x whole square minus 1 by a plus x whole square। देन उसके बाद में से सिंप्लीफाई करेंगे। सो अगर इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 4ax विथ माइनस साइन, माइनस को बाहर लेते हैं, K Q0 ये हो जाएगा 4ax। अब यहाँ पर है a माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड a प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, सीट। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर एसएसएम की बात कर रहे हैं, तो जो x होगा बहुत छोटा होगा, तो एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 0। तो जब मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के Q0 4ax डिवाइडेड बाय a पावर 4। करेक्ट। सो यहाँ पर a से इसको कैंसिल आउट कर दो आप, तो ये aq हो जाएगा। करेक्ट। और ये एक्सेलरेशन वाला a है और ये a अलग है, तो दोनों अलग अलग a है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको a डैश कर देता हूँ, ये दोनों a अलग अलग है। करेक्ट। तो अब हमारे पास में यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको एक स्टेप और लिखते हैं, माइनस के Q0 4x बाय ए क्यू। अब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन एक मास से और डिवाइड कर दो, अब हमारे पास में a इक्वल टू a डैश इक्वल टू माइनस के Q0 4x बाय एम ए क्यू। करेक्ट। स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन है a डैश इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो जो भी टर्म x के साथ में वही ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में k Q0 4 डिवाइडेड बाय एम ए क्यू। सो ओमेगा इक्वल टू मिलेगा हमको अंडर रूट के Q0 4 डिवाइडेड बाय एम ए क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ ये ए क्यू हो जाएगा, और ये वैल्यू होगी हमारी ओमेगा की। करेक्ट। तो ओमेगा इक्वल टू होगा अंडर रूट के Q0 4 बाय एम ए क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। करेक्ट। अब सेकंड केस देखते हैं।
सो सेकंड केस देखते हैं। तो फिर से हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है सेकंड केस में, केस नंबर 2 दो पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट। और उसके बाद में अब नेगेटिव चार्ज को लेना है और हमें वाई एक्सिस पर उसको एसएचएम करवाना है, करेक्ट। तो नेगेटिव चार्ज लेंगे और नेगेटिव चार्ज जब वाई एक्सिस पर हम उसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो एसएचएम करने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लेट सपोज वो यहाँ पर कहीं पहुंचा तो पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पर चार्ज है क्यू और इस पर चार्ज है क्यू और इस पर क्यू नॉट, ये दोनों चार्ज फिक्स हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर एफ फोर्स लगेगा और एफ फोर्स इधर भी लगेगा। एंड ये जो एंगल है वो एंगल है थीटा और ये एंगल भी है थीटा। सो अगर एफ को रिजॉल्व करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा हमारा नीचे की तरफ। देखो ये दोनों फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके जो कंपोनेंट होंगे एफ साइन थीटा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा एंड एफ साइन थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे की तरफ लगेगा 2f cos थीटा, करेक्ट। तो ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। एसएचएम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स होना जरूरी है। तो अप्लाइड फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स हो गया हमारे पास में 2f cos थीटा। जो डाउनवर्ड वाले दोनों कंपोनेंट थे cos थीटा वाले वो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाए 2f cos थीटा, करेक्ट। अब इसके बाद cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो थोड़ी सी ज्योमेट्री देखते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस उसको बोलते हैं ए। टोटल डिस्टेंस हमारा 2a है, इस डिस्टेंस को a बोलते हैं। जो नेगेटिव टू नेगेटिव दिख रहा है इसको बोलते हैं y। तो ये हो जाएगा y, करेक्ट। तो ये a और ये y, तो ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम cos थीटा लिखें तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, करेक्ट। और बेस क्या है y है और हाइपोटेनस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। ये cos थीटा की वैल्यू है। सो मास इनटू एक्सेलरेशन 2f cos थीटा को हम लिखेंगे y बाय रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। अब क्या करें हम लोग, अब हमें फोर्स भी चाहिए। सो फोर्स कितना होगा यहाँ पर, लेट्स सी इट। फोर्स को हम लिख सकते हैं के क्यू क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, करेक्ट, स्क्वायर करने से। सो ये हो गया हमारे पास में एफ, तो एफ भी मिल गया। अब इसको रखते हैं यहाँ पर। सो मास इनटू एक्सेलरेशन 2 and what is the value of f, it is k q naught by a square plus y square and y divided by a square plus y square पावर 1/2, ये हो जाएगा। देन उसके बाद में मास इनटू एक्सेलरेशन एंड 2 k q naught y divided by a square plus y square 3/2, करेक्ट, ये हो जाएगा। अब इसमें जो y है वो बहुत छोटा है, सो y इज वेरी स्मॉल। सो जो y स्मॉल हो y स्क्वायर होगा वो बहुत ही छोटा होगा, y बहुत छोटा है तो स्क्वायर और भी छोटा होगा। तो यहाँ पर लिखे मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 2k q नॉट y डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर पावर होगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट,
सो मिलेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको ए डैश कर लेते हैं, ये हमने डिस्टेंस को भी ए लिया है तो कंफ्यूजन होगा, एक्सेलरेशन को ए डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल रहा है 2k क्यू नॉट वाई डिवाइडेड बाई ए क्यू, फाइनली ये मिला हमको। अब इसे स्टैंडर्ड एसएसएम इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो ए डैश इक्वल टू, तो हमारे पास में यहाँ पर 2k क्यू नॉट वाई डिवाइडेड बाय एम ए क्यू, और स्टैंडर्ड एसएसएम इक्वेशन क्या होती है, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, तो जो भी वाई के साथ में होगा वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगा लो, यहाँ पर भी लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ, सब जगह नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, या बोले तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2k क्यू नॉट वाई डिवाइडेड बाय एम ए क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो ऐसे हमको ओमेगा मिल जाएगा। टाइम पीरियड निकालना है तो 2π/t से इक्वेट कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हमने दो केसेस देखे, जो फर्स्ट केस था उसमें जो हमारा पार्टिकल था वो एक्स एक्सिस पर एसएचएम कर रहा था, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर एसएचएम कर रहा है। Now we will discuss Coulomb's law in vector form. So Coulomb's law का मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी पता है, अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। करेक्ट, तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, बट अब हमें इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब विद डायरेक्शन हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। सो हम सबसे पहले प्लेन लेते हैं एक्स और वाई प्लेन, ये हो गया 0,0, यहाँ पर दो चार्जेस लेते हैं, दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज प्लस Q2। तो पोजीशन ऑफ Q1 हो जाएगी हमारी R1 एंड पोजीशन ऑफ Q2 चार्ज हो जाएगी R2। उसके बाद में ये हो जाएगा R, सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्ज। अगर Q2 चार्ज पर देखिए फोर्स की डायरेक्शन तो किस डायरेक्शन में लगेगी, डेफिनेटली इसको रिपेल करेगा Q2 को Q1, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट, और ये हो जाएगा F12, फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड। करेक्ट, सो अगर मैं यहाँ पर F21 लिखना चाहता हूँ इन द वेक्टर फॉर्म, सो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है क्या होना चाहिए, K Q1 Q2, और सेपरेशन है इनके बीच का R, तो R स्क्वायर। अब अगर F21 की डायरेक्शन देखें एंड R वेक्टर की डायरेक्शन देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब F21 फोर्स R वेक्टर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैं R वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे F21 की डायरेक्शन पता चल जाएगी। सो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। करेक्ट, ये हमें मालूम है। सो इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आर कैप को। नाउ दिस इज द F21। अब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, आर वेक्टर बाय मॉड आर, आर कैप की वैल्यू। ऑलराइट, सो हम लोग इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, F21 K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एंड आर कैप को लिख सकते हैं हम आर वेक्टर बाय मॉड आर। देन उसके बाद में ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय मॉड आर क्यू आर वेक्टर। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करें, सो R1 प्लस R R2 के बराबर होगा। सो जो R होगा वो R2 माइनस R1 होगा। सो यहाँ पर F21 को लिखा जा सकता है K Q1 Q2 बाय मॉड R को आप लिखोगे
इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज मॉड R2 माइनस R1 क्यू, और R को आप रिप्लेस कर सकते हो R2 माइनस R1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ F21। अब अगर F12 की वैल्यू की बात करें तो हमें पता है कि जो F21 है और F12 है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कोई भी फोर्स जो होंगे वो पेयर्स में लगेंगे। तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12 होगा। सो F21 इज इक्वल टू माइनस F12, करेक्ट। सो यहाँ पर F12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के Q1 Q2 बाय मॉड R2 माइनस R1 Q। ये लिखा जा सकता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ F12। सो आई होप आपको कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म क्लियर हुआ होगा।